नहीं मैम, करनी पड़ती है ये। अच्छा, किसी ने किया था? यस मैम, किसी ने की होगी रिकॉर्डिंग स्टार्ट। अरे यहीं पर तो है सारे, बताओ किसने किया? मैंने करी। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि ऑटोमेटिकली ये सुविधा भी हो गई है, चलो कोई नहीं। रिंग चेन आइसोमेरिज्म हमारी है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। जैसा कि इसका नाम कह रहा है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, इसका मतलब क्या होगा कि मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि एक ही कंपाउंड को हम ओपन चेन में भी लिख सकते हैं, और अगर हम उसी कंपाउंड को रिंग की फॉर्मेशन में भी लिख सकते हैं। तो अगर एक कंपाउंड जिसकी चेन बन सकती है या फिर जिसकी रिंग बन सकती है, वो क्या कहलाते हैं? वो एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर्स कहलाते हैं। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन पे जाऊं, द आइसोमर्स हैविंग ओपन चेन and cyclic structure as well, cyclic structure are called ring chain isomers. And yes, आपको ये तो लिखना ही है, having same molecular formula, and the phenomena is ring chain isomerism. Example, like if we are taking an example like CH3 CH CH2, तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है, यानी कि अगर यहाँ पर हम देखें तो CH3 CH CH2, अब ये तो हो गई ओपन चेन, all three carbon are present in open chain structure, but if we want to draw a cyclic compound, then it is possible when we orient these atoms or these molecules or these group like this. So what will happen? This bond will shift between this carbon, that is the carbon number 1, 2, 3 if you assign. This bond will form between the carbon number 1 and carbon number 3 like this, C. And a cycle structure is formed like CH2, CH2 and CH2. So that was what? यहाँ से नेमिंग जाएगा from there 1, 2, 3. So this was propene and this is cyclopropane. So it means propene and cyclopropane are ring chain isomers of each other. यहाँ पे हमने क्या किया कि अपने मॉलिक्यूल को, ये जो ओपन चेन में मॉलिक्यूल हमारा दिया हुआ था, इसको हमने कुछ इस तरह से ओरिएंट कर लिया स्पेस के अंदर, ताकि हमें ये भी दिख जाए कि इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा। और ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड जो है इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में हमारा बन चुका है, तो ये हमारा कुछ ऐसा मेरा बन गया जो कि एक अपने आप में साइक्लिक स्ट्रक्चर था। तो इसको हम रिंग की फॉर्म में भी बना सकते हैं और ओपन चेन में भी बना सकते हैं। तो इस तरह के जो आइसोमर्स होंगे उनको हम बोलेंगे रिंग चेन आइसोमर्स, या फिर जैसे मैं 4 कार्बन का भी ले सकती हूँ। तो आपने जैसे कल असाइनमेंट में भी जो क्वेश्चंस थे वो भी आपने देखे होंगे, तो इस तरह से कोई भी नाम आपको दे देंगे, वो आपको फिर फुल फॉर्म बनानी है उसकी। तो जैसे यहाँ पर मेरे को ब्यूटीन दे रहा एक सेकेंड, यहाँ पर मेरे को ब्यूटीन दे रखा है। तो ब्यूटीन में क्या है कि अगर मैं इसको कुछ इस तरह से ओरिएंट करूं, 1, 2, 3 एंड 4,
अब मैंने इसको इस तरह से जो है ओरिएंट कर लिया है, इसका जो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स का अपने स्पेस में इस तरह से कर लिया है कि एक साइकिल स्ट्रक्चर बन जाए। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा सा आइडिया भी हो रहा होगा कि ये वाला जो बॉन्ड है ये इन दोनों कार्बन के बीच में बन जाएगा और इस तरह से मेरे पास जो निकल के आएगा वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर निकल के आएगा। तो अब ये बन गया है साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, तो इसको हमने ब्यूटीन जो था और साइक्लोब्यूटेन जो है ये एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर्स हैं। तो ऐसे आइसोमर्स जिनको हम रिंग एज वेल एज चेन में दोनों में बना सकें तो उसको हम कहते हैं रिंग चेन आइसोमर्स। जैसे दूसरा भी तरीका है ओरिएंट करने का कि मैं इस मॉलिक्यूल को कुछ ऐसे स्पेस में ओरिएंट कर लूं। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड है ये इन दोनों कार्बन के बीच में बन जाएगा और मेरा जो कंपाउंड है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, यानी कि 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन और ब्यूटीन ये और साइक्लोब्यूटेन ये तीनों आपस में क्या है, एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर्स है। आई थिंक समझ आ रहा होगा आपको। लास्ट है ये हमारे टाइप स्ट्रक्चरल की। मैम आ रहा है आपको? जी मैम वो डेफिनेशन दिखाना एक बार। The isomers having open chain and cyclic structure as well are called ring chain isomers. इसमें क्या होता है, एक बॉन्ड हट जाता है और हाइड्रोजन वहां पर आ जाता है ज्यादातर केसेस में। ओके मैम। हाँ जी, जैसे एक और एग्जाम्पल हम ले लिखते हैं अल्काइन का। तो ये है मेरा अल्काइन। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अगेन इसको इस तरह से ओरिएंट करेंगे कि ये मेरा कुछ ऐसा बन जाए साइक्लिक जैसा। तो कार्बन क्योंकि 4 बॉन्ड बनाता है तो इसकी वैलेंसी हमने कंप्लीट रखनी है। तो इस तरह से मैंने इसको स्पेस में ओरिएंट कर लिया ताकि ये 3 कार्बन जो हैं एक दूसरे के साथ साइकिल फॉर्म कर लें, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर जो सबसे मिनिमम होगा उसमें 3 कार्बन तो एटलीस्ट होने ही चाहिए। देयर शुड बी 3 कार्बन, otherwise cycle will not form. It is not possible to form a cycle with the help of 2 carbon only. तो यहाँ पर इस तरह से मैंने मॉलिक्यूल को ओरिएंट कर लिया है। तो ये वाला जो बॉन्ड होगा इस बार, ये बॉन्ड इस कार्बन के बीच में और इस कार्बन के बीच में बन जाएगा। तो मेरा कंपाउंड कुछ ऐसा हो जाएगा। एक आइडिया हो रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? यस मैम। ओके जी, तो ठीक है, यही इसके एग्जाम्पल थे। तो आपके एग्जाम में आएगा व्हाट डू यू मीन बाय रिंग चेन आइसोमरिज्म, गिव सम एग्जाम्पल। जो आपके जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं उस एग्जाम में इस तरह का आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय रिंग चेन आइसोमर, गिव एनी 2 एग्जाम्पल या एनी 3 एग्जाम्पल, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ द क्वेश्चंस। So you have to write down the points or the examples, number of examples. If there is a question of 5 marks, then you have to write definition along with 5 examples. ठीक है, तो इतना समझ आ गया है तो हम आगे कंटिन्यू करें। यस मैम। ओके, तो हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर जो है, स्ट्रक्चरल आइसोमर वो हमने फिनिश कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, जैसे हमने क्या किया था, हमने कहा था आइसोमर्स क्या होते हैं, जिसका कि केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन उसमें केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है अलग होती हैं। फिर हमने कहा था कि जो आइसोमरिज्म है, आइसोमरिज्म जो है मेरा 2 तरह का होता है। एक होता है मेरा, ओ गॉड एक सेकेंड रुकना, 2 तरह का होता है। एक तो होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होता है मेरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म।
तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जब मैंने एक्सप्लेन किया था तो मैंने बताया था कि मेरा मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला होगा वो सेम होगा, केमिकल फॉर्मूला, लेकिन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में डिफरेंस आएगा। स्ट्रक्चर मींस उसमें चाहे, अब तो हम पढ़ भी चुके हैं तो इजीली आप समझ सकते हो कि या तो उसकी चेन ऑल्टर हो जाएगी, या फिर उसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में ऑल्टर हो जाएगी, या फिर उसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऑल्टर हो जाएगा, या फिर उसमें क्या हो जाएगा, कोई भी जो है कार्बन चेन जो है इधर उधर हो जाएगी। तो इस तरह से स्ट्रक्चर में चेंज होगा, और जब स्ट्रक्चर में चेंज होगा तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और दूसरा मेरा क्या था, बताओ, नाम बताओ बच्चों, दूसरे वाला क्या था? स्टीरियोआइसोमेरिज्म। स्टीरियोआइसोमेरिज्म। रितांशु बताओ स्टीरियोआइसोमेरिज्म में क्या था? मैम इनकी ओरिएंटेशन में फर्क होता है, हाँ, वेरी और गुड। जैसे शेप में। स्टीरियोआइसोमेरिज्म, हाँ जी, स्टीरियोआइसोमेरिज्म क्या था कि मेरा मॉलिक्यूल के अंदर, मेरा मॉलिक्यूल का केमिकल फॉर्मूला यानी कि नंबर ऑफ एटम्स जो उसमें है वो एज इट इज रहेंगे, सेम रहेंगे, लेकिन क्या होगा कि मेरे मॉलिक्यूल्स का स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विल बी डिफरेंट। तो स्पेशियल जो मेरा एटम अरेंजमेंट होगा of atoms, or we can say the group of atoms will be different। तो वो जो होगा वो होगा मेरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जैसे कि हमने बताया कि हम कोई भी, मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक मैंने एग्जाम्पल ले लिया है ये, एक मैंने एग्जाम्पल ले लिया है ये, तो सिसो ट्रांस तो मेरे हिसाब से सबने पढ़ा ही होगा। हाँ जी, सौरभ, यस मैम। सिस और ट्रांस तो पढ़ा होगा ना? नो मैम, नहीं? मेरे को ये आता नहीं मैम ये सब। अच्छा अच्छा, अभी आ रहा है थोड़ा थोड़ा? अब तो आ रहा है मैम, आप बता देना सिस और ट्रांस। हाँ, नहीं मैं तो बताऊंगी, अभी देखो जो अभी करा रहे हैं वो तो आना चाहिए। मैम ये तो चलो आ रहा है ये सारा। बताओ किसको आता है? ओके ओके ओके। मैम जो सेम अभी साइड तो मैंने है वो जस्ट, सिक्स है, और जो ऑपोजिट वाले हैं वो ट्रांस, मतलब जहाँ पे Cl ऑपोजिट, मतलब ऊपर नीचे, वो ट्रांस है। हाँ देखो, अगर मैं देखूं डायगोनली कि यहाँ पर मेरा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट हैं, और आई कैन से कि 180 डिग्री पे यहाँ पर हैं, या फिर मैं कहूँ कि एक दूसरे के बिल्कुल डायगोनली अपोजिट हैं, ठीक है। और क्लोरीन, मेरा क्लोरीन यहाँ पर और यहाँ पर, ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है, इस तरह का जो ग्रुप होता है, दिस काइंड ऑफ ग्रुप्स आर कॉल्ड ट्रांस आइसोमर्स, और वी कैन से ट्रांस कंपाउंड्स, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर देखूं तो क्लोरीन भी उसी डायरेक्शन में है और हाइड्रोजन भी उसी तरफ है, यानी कि अगर मैं मान लो कि यहाँ पर एक प्लेन लगा दूं या फिर कोई भी लाइन लगा दूं कि ये हाइड्रोजन लाइन से ऊपर है, ये क्लोरीन लाइन से नीचे है, तो इसको मैं बोलूंगी सिस, यानी कि दोनों क्लोरीन एक तरफ हैं, एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, दोनों क्लोरीन एक तरफ हैं। तो सिस ट्रांस, तो इसमें हमारी बहुत सारी, जैसे ई जेड नोमेनक्लेचर, ई कौन सा होगा, जेड कौन सा होगा, आर एस, आर कौन होगा, एस कौन होगा, सिस, हाँ जी, ट्रांस, आधा घंटा, सिस, ट्रांस, आर एस, ई जेड और सिन, एंटी, ठीक है। ये कुछ हमारी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं जिनसे हम मॉलिक्यूल को बताते हैं। जैसे आर एस तो थोड़ा थोड़ा मैंने बताया था ना जब प्रोजेक्शंस करा था, कि हमारा मॉलिक्यूल जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है,
या फिर सिस ट्रांस, जैसे कि मॉलिक्यूल जो हैं एक दूसरे के एक ही डायरेक्शन में प्रेजेंट हैं या अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है। ऐसे ही सिन और एंटी होता है, ई और जेड भी ऐसे ही होता है कि मैक्सिमम जो तो यहाँ पर इन चारों कॉन्फ़िगरेशंस के हिसाब से हम बताना चाह रहे हैं कि मॉलिक्यूल जो है किस तरह का है स्पेस के अंदर। स्पेस के अंदर उसके ग्रुप्स जो हैं एक ही तरफ हैं या उसके ग्रुप दूसरी तरफ हैं, उसके ग्रुप की ओरिएंटेशन कैसे है, वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, हाई प्रायोरिटी का ग्रुप किस साइड है। तो मॉलिक्यूल के अंदर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पे मॉलिक्यूल किस तरह का प्रेजेंट है। अगर हम मान लो कि मैं अगर कुछ भी बोल देती हूँ, मान लो मैंने बोल दिया जैसे पिछले वाला एग्जाम्पल था, यहाँ पे क्लोरीन था और यहाँ पे क्लोरीन था और यहाँ पर हाइड्रोजन था, यहाँ पर हाइड्रोजन था, तो 2 कार्बन है तो ये इथेन हो गया। तो 1,2 डाइक्लोरो इथेन, ठीक है, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। तो इस इथेन, तो इसमें इथेन में क्या हुआ कि मैंने अगर यहाँ पर सिस लगाया, ठीक है, मैंने यहाँ पर अगर सिस लगाया आगे, तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पर मेरा हाइड्रोजन एक ही साइड पे है या फिर मेरा क्लोरीन एक ही साइड पे है। अगर मैंने यहाँ पर ट्रांस लगाया तो मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है कि आपका क्लोरीन कहाँ है, आपका हाइड्रोजन कहाँ है। मैं इस सिर्फ वर्ड को लिखूंगी ट्रांस, और आप समझ जाओगे कि मेरे जो क्लोरीन है या मेरे जो हाइड्रोजन है वो एक दूसरे से अपोजिट हैं, राइट। तो ये सब स्टीरियो स्पेस का खेल है कि मेरा मॉलिक्यूल जो है स्पेस में किस तरह से ओरिएंटेड है, स्पेस में किस तरह से मॉलिक्यूल जो है मेरा ओरिएंटेड है। तो ये सब हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर आएगा कि किस तरह से मॉलिक्यूल जो है स्पेस के अंदर ओरिएंटेड है। इतना समझ आया आपको? यस मैम। यस मैम। चलो जी, तो अब हम इसकी टाइप्स भी देख लेते हैं। हमने स्ट्रक्चरल की टाइप की जब करी हैं तो ये बुरा मान जाएगा भाई मेरी टाइप्स तो बताओ बच्चों को। तो यहाँ पर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की भी टाइप्स देख लेते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में अगर हम देखें तो बेसिकली मेनली तो 2 तरह का होता है। एक होता है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो हम वर्ड का यूज करेंगे यहाँ पर, और एक होता है कन्फॉर्मेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म एंड कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो 2 तरह का मेरे पास होता है। स्टीरियो मतलब स्पेस, मर्स मतलब पार्ट्स। स्टीरियो मतलब स्पेस, मर मतलब पार्ट। तो आइसोमर्स हैविंग द सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन। इस डेफिनेशन को लिखूं या ऐसे ही समझ जाओगे बताओ? लिखूं एक बार? कॉपी पेन लेके वैसे बैठा करो आप लोग। लिख ही दो मैम। हाँ चलो 1 मिनट, पहले मैं बोल देती हूँ एक बार, फिर थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर सारी चीजें हम 1 बाय 1 लिख देंगे। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट वन इज कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म, सेकंड वन इज कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान देने वाली बात है, सुन के ही तुम्हें आ जाएगा, तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी लाइनें होंगी। देखो, एक में हमने किया है बॉन्ड ब्रेकिंग, एक में हमने किया है सिर्फ रोटेशन, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशनल में क्या है कि हमारे पुराने बॉन्ड बनते हैं, सॉरी पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। कॉन्फ़िगरेशनल कॉन्फ़िगर होता है वो। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म जो होंगे, कौन सी कॉन्फ़िगरेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होंगे, वहां पर जो है पुराने बॉन्ड तो टूट जाएंगे और नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। कन्फॉर्मेशनल, ठीक है, एक बात से अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमें पूरा याद रहेगा। जैसे कि आपको मैंने कहा सिस और ट्रांस, ठीक है,
सिस और ट्रांस। उसमें आपने क्या किया, आपने देखा कि अगर मैंने सिस बोला इसका मतलब दोनों हाइड्रोजन एक साइड हैं, अगर मैंने ट्रांस बोला तो इसका मतलब दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड है। तो जब तक हम बॉन्ड तोड़ के दूसरी साइड पे ना लगा दें तब तक तो पॉसिबल ही नहीं है ना ये चीज, है ना, क्योंकि सी डबल बॉन्ड सी वैसे था बीच में। जब भी याद रखना हमेशा, जब भी कोई डबल बॉन्ड होता है वो कभी भी रोटेशन नहीं करता, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होती है। ये बात समझ आती है या ये बात मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊं? हाँ जी बताओ। समझा तो डबल, मैंने। चलो ठीक है, ये पहले ये मैं बता देती हूँ कि डबल बॉन्ड के थ्रू जो है रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड क्यों होती है। हाँ आओ, कम 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 फास्ट। चलो मैं एक मिनट और लूंगी तुम्हारा, कंफर्मेशनल बता दूं, फिर मैं इकट्ठा ही उसको ड्रॉ करूंगी। जल्दी आना बेटा। कंफर्मेशनल के अंदर क्या होगा कि बॉन्ड के बीच में रोटेशन होगी, ठीक है। देखो कंफर्मेशनल में क्या है, जैसे कि हमने किया था ना, आपको अगर साहौर्स याद हो तो एक बॉन्ड को एक कार्बन को फिक्स रखा था और एक, जाओ 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 फटाफट से जाओ, एक बॉन्ड को तो एक कार्बन को फिक्स रखा था और दूसरे कार्बन को हमने रोटेट किया था, तो वहां पर सिंगल बॉन्ड था। मैंने कहा था कार्बन कार्बन के बीच में जो है सिंगल बॉन्ड है तो हम ऐसे रोटेट कर सकते हैं। तो वहां पर जो रोटेशन हम लोग कर रहे थे उसको हम बोलेंगे कि हम कंफर्मेशंस कर रहे थे। अब मैं बताने जा रही हूँ कि कैसे जो है डबल बॉन्ड रिस्ट्रिक्टेड होती है रोटेशन। अब मान लो एक कार्बन है ये, एक कार्बन है ये, ठीक है। अगर मेरा सिग्मा बॉन्ड बनता है, देखो सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, जब मेरे या तो s ऑर्बिटल या pz ऑर्बिटल या ये दोनों या pz इस तरह जब ये जो ऑर्बिटल होते हैं, क्योंकि p ऑर्बिटल में आपको पता होगा कि px py और pz तीन ऑर्बिटल होते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है और p ऑर्बिटल का शेप जो है डम्बल होता है। इतना पता है सबको? यस मैम। हाँ, तो इस तरह की हमारा बॉन्ड होता है। तो देखो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा, अगर मैं कहूं कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा तो वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनेगा इस तरह से, ठीक है। तो ये मेरा बॉन्ड बना सिग्मा। अगर मैं कहती हूँ कि सी डबल बॉन्ड सी है, इसका मतलब इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इसका मतलब एक सिग्मा बॉन्ड है और दो पाई बॉन्ड है, ठीक है। और ये याद रखना कि जो पाई बॉन्ड होता है वो हमेशा साइडवेज ओवरलैपिंग की वजह से बनता है। तो एक मान लो पी एक्स वाई जेड कैसे होंगे मेरे स्पेस के अंदर, इस तरह से वो होंगे। यानी कि अगर ये पी एक्स है, ये पी वाई है और ये पी जेड, जेड डायरेक्शन में, यानी कि जो ऊपर की साइड होगा ना, जैसे आप दीवार पे देखोगे तो किसी भी कॉर्नर पे, अभी जिस भी रूम में बैठे हो कॉर्नर को देखो, एक आपका नीचे ग्राउंड की तरफ जा रही होंगी दो दीवारें और एक दीवार ऊपर की तरफ जा रही होगी। तो वो ऊपर वाला हमने जेड एक्सिस लिया है और जो ग्राउंड में दो दीवारें जा रही हैं वो हमने एक्स और वाई एक्सिस लिया है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पे पीजेड कार्बन का पीजेड यहाँ पर हमने क्या किया, इसकी बॉन्डिंग कर दी। तो पीजेड से जो बॉन्डिंग होगी वो सिग्मा बॉन्डिंग होगी। अब मेरा क्या होगा, एक बॉन्ड यहाँ पर बन चुका है, अब मेरा दूसरा बॉन्ड बनेगा साइडवेज ओवरलैपिंग से पी एक्स या पी वाई ऑर्बिटल की, ठीक है। दो बॉन्ड है तो यहाँ पर एक ही यहाँ पर हम दिखाएंगे। तो मान लो कि पी एक्स बीच में, अब यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है वो मेरे कहाँ बन रहा है, इस ऑर्बिटल, कहाँ गया, लिख क्यों नहीं रहा ये, एक सेकेंड, हाँ ये इस बॉन्ड के बीच में बन रहा है और इस बॉन्ड इस ऑर्बिटल के बीच में बन रहा है, ऐसे बन रहा है ना। मान लो ये है पी एक्स यस मैम। और ये है,
तो ये जो है साइडवेज ओवरलैपिंग से मेरा बनाना बॉन्ड बनता है, मेरा पाई बॉन्ड बनता है। तो देखो आप इमेजिन करना, अभी मैं आपको नहीं बता सकती ऐसे लाइव तो, लेकिन इमेजिन करो कि कार्बन एक हाथ में ले लो, दूसरा कार्बन दूसरे हाथ में ले लो। अब ये एक दूसरे से जो है अटैच हैं, जिस तरह से आपके यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन में। अब इनको घुमाने की कोशिश करो, अगर आप इनको घुमाओगे ना, या फिर दो पेन ले लो, ठीक है, दो पेन ले लो, दोनों को ऐसे एक हाथ में एक सिरा और दूसरे हाथ में दूसरा सिरा पकड़ के उसको घुमाओ। मैंने क्लास में जब किया था, बेचारे एक बच्चे का पेन ही टूट गया था, ठीक है। तो अगर मैं इसको रोटेट करने की कोशिश करूं, जैसे मान लो एक को फिक्स रखूं, एक को रोटेट करूं, तो ऊपर नीचे वाला बॉन्ड जो है टूट जाएंगे। टूट जाएंगे कि नहीं टूट जाएंगे, बताओ। यस मैम। तो इसलिए हम कहते हैं कि डबल बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं है। डबल बॉन्ड आ गया, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो गई। अगर हम रोटेशन करेंगे तो वो डबल बॉन्ड ही टूट जाएगा, ठीक है जी। इतना समझ आया? तो रोटेशन जब होगी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच में होगी, तो यहाँ पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म की मैं डेफिनेशन की बात कर रही थी कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो हम यहाँ पर डेफिनेशन देखेंगे। द आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला same structural formula, but different in arrangement of constituent atoms or groups in space are called stereoisomer and phenomena is called stereoisomerism। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि जो स्पेस के अंदर है, जैसे यहाँ पर हम इस तरह से दिखा सकते हैं। अब ये दोनों कंपाउंड है तो एग्जैक्टली सेम, लेकिन क्या हुआ, एक ग्रुप हमारा लेफ्ट में लगा हुआ है, एक ग्रुप हमारा राइट में लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो है ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं कि यहाँ पर स्ट्रक्चर भी सेम है और यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्म भी सेम है। बस हमने क्या किया कि OH और COH की पोजीशन को, कंस्टिट्यूएंट जो हमारे एटम्स थे उनकी पोजीशन को हमने ऑल्टर कर दिया, ठीक है, स्पेस में उनके अरेंजमेंट को डिफरेंट कर दिया। तो इनको हम बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर्स, और जो फिनोमिना होगा मेरा, दैट फिनोमिना वुड बी स्टीरियो आइसोमेरिज्म, राइट? इतना समझ आया? यस मैम। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। एक ही बच्चा बोलता है, सभी रिस्पॉन्स किया करो भाई, अभी तो वैसे भी उठने का टाइम हो गया है। वेरी गुड। क्योंकि ऐसे अगर आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो फिर मैं क्वेश्चन पूछना शुरू कर दूंगी। यस मैम। हाँ, मुझे फिर लगेगा कि समझ नहीं आ रहा है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, अब मुझे बताओ कॉन्फिगरेशनल में क्या था? हम पुराने बॉन्ड ब्रेक हो रहे थे। वेरी गुड। और नए बॉन्ड फॉर्म हो रहे थे। वेरी गुड। देखा, एक लाइन से एक लाइन में अगर बता देते ना तो आप उस टॉपिक को लिखने में कभी गलती नहीं करोगे, कभी कंफ्यूज नहीं होगे एक लाइन से ही ना। हमेशा यही करना चाहिए, पूरे टॉपिक का कंक्लूजन निकालो और उस कंक्लूजन को ध्यान में रखो, फिर वो टॉपिक अपने आप ही याद आता है। तो कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म की अगर हम डेफिनेशन लिखें, डन?
ओके क्या हो गया? सो द स्टीरियो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स जो होंगे वो स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, द स्टीरियो आइसोमर्स which interconvert with okay fine है। तो इंटर कब होंगे? जब उसके बीच में रोटेशन पॉसिबल होगी। अगर रोटेशन ही पॉसिबल नहीं होगी तो वो एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल भी नहीं होंगे। तो अगर होंगे तो हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं बाय डिफिकल्टी, इंटरकन्वर्टेबल बाय डिफिकल्टी एंड कैन बी आइसोलेटेड under normal condition are called configurational isomers, और फिर वही कि phenomena is known as configurational isomerism. तो मेन जो पॉइंट था, which interconvert with very difficulty and can be isolated under normal conditions, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। तो इंटरकन्वर्जन जो मेन यहाँ पर मेरा पॉइंट होगा कि इंटरकन्वर्जन अगर हो भी रहा है, इंटरकन्वर्जन यूजुअली इन्वॉल्व, क्योंकि देखो आइसोमर है तो ये तो हमें कहना ही पड़ेगा, इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग एंड रीमेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। मतलब पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे। तो इस तरह से अगर यहाँ पर इंटरकन्वर्ट भी होंगे तो कुछ इस तरह से होंगे कि पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड हमारे फॉर्म होंगे। तो उनको हम कहेंगे कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। और कन्फॉर्मेशनल तो बहुत इजी सही है। कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, सो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स होंगे जो 3D अरेंजमेंट में डिफरेंट होंगे ओनली बाय द रोटेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर जो हम वर्ड यूज करेंगे ओनली बाय द रोटेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर जो है मेन पॉइंट क्या है? रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो द conformers are those stereoisomers stereomers which ये क्या कर रहे हो? differ in only by the rotation about
और सिंगल बॉन्ड, this is due to symmetrical nature of sigma molecular orbital along the internuclear axis, कि हमारा जो सिग्मा बॉन्ड है वो मान लो s ऑर्बिटल से अगर बन रहा है तो s ऑर्बिटल जो होता है वो स्फेरिकल होता है, या फिर नेचर जो होता है वो इस तरह का बॉन्ड बनता है, सिमेट्रिकल होता है। ये हम फर्स्ट वाले यूनिट में करेंगे, अभी आप लोगों को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाली चीज समझ नहीं आएगी, तो यहाँ पर अभी हम इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं। बस आप ये ध्यान रखना अभी के लिए कि जो कन्फर्मेशंस होती है वो हम रोटेशन से हमारी बनती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं कि ये मेरा है बैक कार्बन, ये मेरा है फ्रंट कार्बन, और ये वाली अगर मैं बनाती हूँ प्रोजेक्शन, कल तो टेस्ट है ना आप लोगों का इंटर कन्वर्जन्स का, भूल तो नहीं गए हो? वेरी गुड, तो सारी अच्छे से कर लेना। तो जैसे ये मेरी एक कंफर्मेशन है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, कौन बताएगा? इंदरप्रीत सिंह बताएगा। इंदरप्रीत सिंह, हिमांशु वर्मा, देखो एब्सेंट लग जाएगी ऐसे नहीं बताओगे तो। इंदरप्रीत सिंह, जस्ट अनम्यूट योर माइक। जशनप्रीत, जशनप्रीत, जयंत खुराना। यस मैम। यस मैम। मैम आपका माइक ऑफ है। अच्छा, ये कितनी देर से ऑफ है? मैम अभी हुआ है। अच्छा अच्छा, चलो जशनप्रीत अनम्यूट करो। एक मिनट, मैं नाम नोट कर लेती हूँ। इंदरप्रीत सिंह अनम्यूट करके बताओ। आकाश, योगेश, आशुतोष शर्मा, हिमांशु वर्मा, आशीष गोड़िया। प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट नहीं बोलना। आई एम आस्किंग कि जो मैंने बनाया था क्या था वो? हाँ। यहाँ पर कौन सी फॉर्म थी, ये कौन सा प्रोजेक्शन था? ये वो था मैम। मेरी आवाज रिपीट हो रही है मैम। क्या हो रहा है? मेरी ही आवाज बार बार रिपीट हो रही है मेरे मोबाइल में।
अरे तुम बोल दो, हमारे पास सिंगल ही आ रही है। न्यूमैन था शायद नाम ये। अभी कल टेस्ट है और तुम शायद बोल रहे हो। असेसमेंट में मार्क्स टेस्ट लगनी के है लिए तो टेस्ट की, प्रिपेयर ऐसी नहीं लगनी। प्रिपेयर तो कर लोगे, लेकिन एक आइडिया तो होना है। ऐसे गोल चक्कर वाला न्यूमैन 4 प्रोजेक्शंस आ रहे हैं। यस ओके मैम ओके। सनी, रिदम, अपना नीचे से ना शान बातें बड़े थाने मैसेज मेले बोला रिदम, टाइडल सेस्टीना इतना निखिल, आदित्य कुमार 190। यस मैम निखिल, निखिल। यस मैम बताओ इसमें। आदित्य मैम। हाँ, ये कौन सा प्रोजेक्शन, ये बताओ कि ये कौन सा प्रोजेक्शन था? न्यूमैन है मैम। हाँ, न्यूमैन में कौन सा? न्यूमैन स्टैगर्ड। ओके, ठीक है जी, ठीक है। निखिल प्रेजेंट। नेक्स्ट आदित्य मैम सो प्रेजेंट। मैम आदित्य नहीं, आदित्य ने बताया नहीं ना। अरे मैम बताया मैंने भी। हमें इसके साथ 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 ही तो बोल रहा बोल था रहा है। आदित्य भी। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारे पे मैंने कुछ मार्क ही नहीं करा। चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ कि पुराने बॉन्ड नहीं टूटेंगे, नए बॉन्ड नहीं बनेंगे। यहाँ कन्फर्मेशंस में क्या होगा, सिर्फ रोटेशन होगी। जैसे कि यहाँ पर मैं देखूं, अच्छा यहाँ पे नहीं लिखा जाता। यहाँ पर देखो कि मैंने क्या किया, एक बॉन्ड जो मेरा फ्रंट वाला, एक सेकेंड क्या हो गया ये नन्नू, मम्मा नो मम्मा 2 मिनट रहती है बस, ज्यादा टाइम नहीं रहता। मम्मा तो जो स्कूल किया देखो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने मेरे फ्रंट कार्बन को तो रखा है एज इट इज CH3H, और मैंने क्या किया कि मेरे बैक कार्बन को मैंने क्या, बैक कार्बन को हमने रोटेट किया। यहाँ पर H आ गया, मान लो यहाँ पर H आ गया और यहाँ पर CH3 आ गया। ठीक है, इस तरह से मैंने रोटेट किया मॉलिक्यूल को, 60 डिग्री पे रोटेट किया। यहाँ पर मेरे मॉलिक्यूल की जो है ओरिएंटेशन चेंज हो गई है। तो ओरिएंटेशन कैसे चेंज हुई है, जब मैंने मेरे मॉलिक्यूल को रोटेट किया। तो आज हमने किया है कन्फॉर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। उसमें हमने सीखा कि कॉन्फिगरेशनल का मतलब है कि हमें बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे और नए बॉन्ड वहां पर बनेंगे, और कन्फॉर्मेशनल का मतलब है कि हम सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल रोटेशन करेंगे और रोटेशन से ही मेरा जो है आइसोमर्स बन जाएंगे। मतलब रोटेट, जैसे ही रोटेट करा किसी भी एंगल पे, तो वो जो है दूसरी ओरिएंटेशन हो गई। तो देखो, अगर मैं सोचूं कि अगर मैं तो इनफाइनाइट रोटेशन कर सकती हूँ ना, 0.1 एंगल पे भी कर सकती हूँ, कैसे भी रोटेशन कर सकती हूँ, तो कितनी सारी मेरे पास जो है आइसोमर्स प्रेजेंट होंगे। समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ। यस मैम आ गया। आते तो फिर आप लोग आंसर क्यों नहीं करते हो अच्छे से? देखो, समझ आता है तो यू शुड आंसर ना। मेरे को तो पता हो कि चलो भाई, जो मैसेज कन्वे किया जा रहा है, जो कंटेंट कन्वे किया जा रहा है, वो आप लोगों तक पहुंच रहा है। अगर नहीं पहुंच रहा है तो क्या फायदा है, ये बताओ। खाली अटेंडेंस से तो कुछ नहीं होने वाला ना। 150 नंबर मैंने आपको पहले भी बताया था। देखो अभी ऑनलाइन में तो सारे 150 हमारे हाथ में, तो ऐसे रिस्पॉन्स करोगे तो मजा नहीं आएगा ना। चलो अटेंडेंस बोलो। मुस्कान 005 रोल नंबर, देन चिराग शर्मा, प्रेजेंट मैम। मैम चिराग अरोड़ा। सॉरी हाँ, चिराग अरोड़ा। देन दीक्षा, अनुज, अजय, प्रेजेंट मैम हरजशन, अनुज।
अनुज प्रेजेंट. ओके, अजय, हरजशन, सरताज, हार्दिक अरोड़ा, प्रेजेंट मैम. मुकुल, प्रेजेंट मैम. नितिन. मम्मा हम्म? रुचिता डिब्बल 2 मिनट. नितिन, 2 मिनट 1 मिनट. नितिन, आप तुषार तोमर. यस मैम. ओके, तुषार तोमर इज प्रेजेंट. यस मैम. अक्षत अग्रवाल. प्रेजेंट मैम. अमन गर्ग. चाटा लगी कभी. 2 मिनट. अमन गर्ग, सौरभ चावला,